नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोरिजा Study.9 पे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने ताम्र पाषाण काल कंप्लीट किया और देखा कि जिस समय के लोग पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबा धातु के औजारों का प्रयोग करते थे उसे हमने कहा ताम्र पाषाण काल। इसके बाद तांबा और टिन धातु से एक मिलकर बनी नई धातु कांसा, ठीक है, जिस समय के लोग कांसा धातु का ज्यादा प्रयोग करते थे या कांसा धातु का प्रयोग करते थे उसे हमने कहा कांस्य युगीन सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कांसा धातु का ज्यादा प्रयोग करते थे या यह सभ्यता कांसा धातु का प्रयोग करती थी, इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कांसा धातु का प्रयोग करते थे और इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया। नेक्स्ट हमने लिखा है अध ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह समय जिस समय के लिखित स्रोतों की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। मान लो इतिहास का ऐसा कालखंड जिस कालखंड के मनुष्य ने अपने समय घटित घटनाओं का लिखित विवरण तो दिया लेकिन उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, इस कारण इसको अध ऐतिहासिक काल में शामिल कर दिया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो अध ऐतिहासिक काल है क्योंकि इसके समय जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उसको हम पढ़ने में असमर्थ है, उसको आज तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को अध ऐतिहासिक काल माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कुछ बातें। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रमुख 4 सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। जैसे विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में जो पहली विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो विश्व की दूसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता वो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को विश्व की दूसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना गया है और जो प्रथम विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को विश्व की दूसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना गया। जो विश्व की सबसे प्राचीनतम तीसरी सभ्यता, ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, वह यह विश्व की प्रमुख विस्तृत सभ्यताओं में से एक मानी गई है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण संबंधी जानकारी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम किस प्रकार हमारे सामने आया या सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम किन इतिहासकारों ने रखा या हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण कैसे हुआ। तो अब जानते हैं नामकरण संबंधी जानकारी। जो सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण है वो इसको सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल, इन्होंने, क्योंकि जो सर जॉन मार्शल थे वो उस समय खुदाई विभाग के महानिदेशक थे और उन्होंने इसको नाम सर्वप्रथम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों दिया? जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई प्रारंभ हुई तो सबसे पहले जो नगर मिले, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो भी शुरुआती नगर मिला वो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता नाम दिया। इतिहास में एक और प्रचलन भी रहा है, जैसे जो मेसोपोटामिया है वो भी 2 नदियों के बीच में स्थित है और जो मिस्र है वो भी नील नदी के घाटी में स्थित है। जितनी भी सभ्यताएं आज तक मिली हैं इतिहास में वो किसी न किसी नदी के किनारे मिली हैं, इसी कारण उनका नाम इतिहासकारों ने उसी नदी के नाम पर रख दिया। जैसे मेसोपोटामिया का नाम रख दिया, ठीक है,
मिस्र का नाम रख दिया नील नदी घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, नील नदी के किनारे होने के कारण मिस्र की सभ्यता को नील नदी घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। जो मेसोपोटामिया है इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की सभ्यता या दो नदियों के बीच में बसी हुई सभ्यता। तो जो मेसोपोटामिया है वो दजला व फरान नदी के बीच में बसी सभ्यता थी। ठीक है, जो मिस्र है वो नील नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इस कारण इसको नाम दिया गया नील नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, यह नामकरण कैसे हुआ कि जब शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो पता चला कि जो आरंभिक नगर मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के आसपास मिले, लेकिन बाद में अन्य स्थलों पर जब खुदाई हुई तो पता चला कि इसके नगर जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो केवल सिंधु नदी की घाटी में न होकर अन्य नदी की घाटी में भी है, जिसमें सरस्वती प्रमुख मानी गई और इतिहासकारों ने इसका नाम रखा सिंधु सरस्वती सभ्यता, लेकिन यह ज्यादा प्रचलन में नहीं आया। ठीक है, अगला जो सबसे ज्यादा प्रचलित व सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है वो नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण कैसे हुआ? जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई आरंभ हुई तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जो सबसे पहला नगर खोजा वो खोजा हड़प्पा को। ठीक है, हड़प्पा नगर की सर्वप्रथम खुदाई होने के कारण जो सबसे पहला उत्खनित नगर जो मिला वो मिला हड़प्पा, और इसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यह आपको समझ आया नामकरण संबंधी जानकारी। अब हम करते हैं खोज संबंधी जानकारी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज संबंधित जानकारी देखते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है चार्ल्स मैसन का, क्योंकि चार्ल्स मैसन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी, उनका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी व अंग्रेज इतिहासकार थे। ये ब्रिटिश खोजकर्ता होने के साथ साथ अंग्रेज इतिहासकार थे, और चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता का दौरा किया और इन्होंने अपनी पुस्तक द नरेटिव वेरियस जर्नी ऑफ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, द नरेटिव वेरियस जर्नी ऑफ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, इसमें इन्होंने लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने सर्वेक्षण किया या दौरा किया और एक नगर, मान लो इन्होंने एक नगर के पुरातात्विक साक्ष्य देखे, लेकिन इनकी जो पुस्तक है वो 1842 में प्रकाशित हुई। इनको जानकारी मिली थी 1826 में, ठीक है, और इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई 1842 में। अगला जिसका नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज संबंधित, बर्टन बंधु। ये दो भाई थे जो इंजीनियर थे और 1856 के समय ये लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये 1856 के समय लाहौर से कराची रेलवे लाइन निर्माण के दौरान, अगर आपको पता हो तो 53 में भारत में पहली रेलवे की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। इसी क्रम में बर्टन बंधु लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। इस रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान इन्हें कुछ ईंटों की प्राप्ति हुई थी और इन ईंटों को इन्होंने रेलवे ट्रैक में प्रयोग कर लिया। इसके कुछ समय बाद बर्टन बंधु ने सरकार को इस संबंध में सूचना दी तथा कुछ समय बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1853 से 1856 के मध्य कई बार हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का कई बार सर्वेक्षण कर चुके थे, इनके सामने ये बात आती है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की
स्थापना की थी और इस हड़प्पा का मानचित्र बनाया। ठीक है, हड़प्पा का मानचित्र सर्वप्रथम बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। 1853 से 1856 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का कई बार सर्वेक्षण किया, लेकिन ये इसकी खोज में असफल रहे। जिसको सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई उनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने। ठीक है, और इनके समय, जॉन मार्शल के समय, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। इनसे पहले जितने भी इतिहासकारों ने इसका सर्वेक्षण किया उन्होंने इस स्थान की खुदाई प्रारंभ नहीं की थी, लेकिन जॉन मार्शल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का कार्य शुरू किया। और इनके साथ दो भारतीय इतिहासकार भी थे, दयाराम साहनी व आर.डी. बनर्जी। इनका नाम है दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, और ये थे राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई 1921 में करते समय पहला नगर खोजा हड़प्पा। ठीक है, और इसी नगर के नाम पर पहला नगर हड़प्पा मिलने के कारण इस कंप्लीट सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। इसके अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर खोजा मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल यानी तिथि क्रम संबंधित जानकारी देख लेते हैं कि इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या माना कि यह सभ्यता किस समय से किस समय तक रही थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में सफलता हासिल की, वो थे सर जॉन मार्शल। और इन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया और इन्होंने माना कि यह सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच में रही थी। लेकिन आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है यह है अध ऐतिहासिक काल, यानी वह समय जिस समय के लिखित स्रोत आज हम पढ़ने में असमर्थ हैं। ठीक है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि को हम पढ़ने में असमर्थ हैं, हम उसे पढ़ नहीं सकते, तो हम उसके जो लिखित साक्ष्य हैं उस पर तो इसका काल निर्धारण कर नहीं सकते। हमें केवल काल निर्धारण के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। तो सभी इतिहासकारों ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका काल निर्धारण किया। अगला जो C14 विधि है कार्बन 14, यानी यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, C14 विधि के द्वारा जब देखा गया तो माना गया कि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। लेकिन कई इतिहासकारों ने इसको भी समर्थन नहीं दिया और वो इस पर असहमत हो गए। बाद में सभी इतिहासकारों ने एक समय निर्धारित किया जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में माना गया। इस पर सभी इतिहासकार सहमत हो गए। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ विशेष नाम तथा इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किन किन देशों तक फैली हुई थी। ठीक है, विशेष नाम में जो सबसे पहला नाम आता है प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सेकंड व्यापार प्रधान सभ्यता, प्रथम व्यापार प्रधान सभ्यता। एक और अन्य नाम शांति प्रिय सभ्यता,
शांति प्रिय सभ्यता। फोर्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहां कहां तक था। सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव 3 देशों में मिलता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत। लेकिन जो अफगानिस्तान है इसमें केवल सिंधु घाटी सभ्यता के 2 ही स्थल प्राप्त होते हैं। जो ज्यादा जिसका फैलाव मिला है, जिन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का ज्यादा फैलाव मिला है, वो है पाकिस्तान और भारत। ठीक है, पाकिस्तान और भारत में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। जब इसकी खुदाई आरंभ हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो शुरुआती दौर में केवल 50 ही स्थल खोदे गए। लेकिन आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए, तो उस समय से अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 स्थल प्राप्त होते हैं अफगानिस्तान से, सोर्तुगई व मुंडीगाक। सोर्तुगई व मुंडीगाक। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। पंजाब। एक बात बता दें कि जो पंजाब है वो 2 है, एक है पाकिस्तान में और एक है भारत में। जब 1947 भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का, तब पंजाब के 2 हिस्से हो गए और आधा पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया और आधा पंजाब भारत में रह गया। ठीक है, जो पूर्वी पंजाब था वो आ गया भारत में और जो पश्चिमी पंजाब वो चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, तो पंजाब में हड़प्पा नामक नगर मिलता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ तो हमने देखा कि जो हड़प्पा नामक नगर मिलता है उसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण किया गया, हड़प्पा सभ्यता। और जो ये हड़प्पा नामक नगर है ये मिलता है पंजाब से, ये रावी नदी के तट पर मिलता है। ठीक है, जो हड़प्पा नामक नगर है वो रावी नदी के तट पर स्थित था और इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। अगला सिंध प्रांत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी कुछ स्थल मिलते हैं, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, इसका सिंध प्रांत में एक और नगर मिलता है चुहंदड़ो, जो सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलता है। अगला करते हैं पाकिस्तान का एक और प्रांत है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में पहला नगर मिलता है सुतकांगे डोर। जो ये सुतकांगे डोर है यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना गया है। जो सुतकांगे डोर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल माना गया है। इसके अलावा डाबरकोट व बालाकोट और कोट दीजिनी नामक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हमें प्राप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मिलता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में केवल इसके 2 स्थल प्राप्त हुए, सोर्तुगई व मुंडीगाक। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक नगर मिलता है, जिसकी खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने। यह मिलता है रावी नदी के तट पर और इसी हड़प्पा नगर के नाम पर इस कंप्लीट सभ्यता का नामकरण हुआ, हड़प्पा सभ्यता। अगला सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक नगर, जिसकी खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने, जो मिलता है सिंधु नदी के दाएं
तट पर। अगला स्थल चुहंदड़ो जो मिलता है सिंधु नदी के बाएं तट पर। अगला पाकिस्तान का एक और प्रांत बलूचिस्तान जिसमें स्थल मिलता है सुतकांगे डोर। जो सुतकांगे डोर है ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना गया है, भारत का नहीं, कंप्लीट सिंधु सभ्यता का। अगर भारत में पूछेंगे तो वो गुजरात में मिलता है, वो जब भारत के स्थल करेंगे तब हम देखेंगे। सुतकांगे डोर सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल माना गया है। इसके अलावा अलग जो स्थल मिलते हैं वो है डाबरकोट, बालाकोट, कोट दीजी। ठीक है, ये देख लिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्राप्त स्थल। अब हम भारत से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में केवल एक स्थल मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का, मांदा। ठीक है, मांदा जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। एक और बात, जो मांदा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांदा जो मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट इससे नीचे पंजाब। पंजाब से प्राप्त होने वाले स्थल कौन कौन से हैं? पंजाब में केवल दो स्थल प्राप्त होते हैं हमें, जो मेन है रोपड़। यह पंजाब के रूपनगर में खोजा गया। ठीक है, पंजाब के रूपनगर से खोजा गया स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़। ठीक है, इसके अलावा एक और मिलता है संघोल। पंजाब में केवल हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल याद करने हैं। नंबर 1 रोपड़ जो रूपनगर में मिलता है, और सेकंड संघोल। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम हरियाणा से प्राप्त स्थल। हरियाणा से प्राप्त स्थल कौन कौन से हैं? हरियाणा में जो सबसे पहला नाम आता है वो बनावली। ठीक है, बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मिलता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से नगर खोजा गया बनावली। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल हरियाणा से मिलता है। नेक्स्ट हिसार से एक स्थल प्राप्त होता है जिसका नाम है कुणाल। ठीक है, कुणाल और राखी गड्डी। राखी गड्डी, राखी गड्डी के संबंध में एक विशेष बात है कि ये जो राखी गड्डी है यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। जो कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल या कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी। इसकी खोज हुई थी 2014 में। ठीक है, तो राखी गड्डी के संबंध में ये विशेष बात हमें ध्यान रखनी है कि राखी गड्डी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है, और कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बाद में हरियाणा से ही एक और स्थल है जो भिवानी से मिलता है, मित्ताथल। ठीक है, मित्ताथल। अब हरियाणा के बाद हम देखते हैं राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के स्थल। राजस्थान से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता के स्थल। राजस्थान में केवल हमें दो स्थल याद रखने हैं, एक कालीबंगा, कालीबंगा व सेकंड बालाथल। बालाथल, कालीबंगा व बालाथल। एक बात बता दें कि जो एक कालीबंगा है इसे कालीबंगन भी कहते हैं और कालीबंगा भी। बंगन मीन्स होता है चूड़ियां, और काली मीन्स काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो वो करना है कालीबंगा। ठीक है,
ये मिलता है राजस्थान में, बालाथल और कालीबंगा राजस्थान के दो स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। अगला हमें करना है गुजरात। गुजरात से प्राप्त स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक सबसे ज्यादा जो नगर खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनमें से हम प्रमुख करते हैं लोथल, लोथल, सुरकोटदा, लोथल, सुरकोटदा, भगतराव, लोथल, सुरकोटदा, भगतराव और धोलावीरा। गुजरात में ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। ठीक है, लोथल, सुरकोटदा, भगतराव और धोलावीरा। ठीक है, जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना गया है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना गया है। अब हम यूपी में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल महत्वपूर्ण रहे। तो उत्तर प्रदेश में केवल हमें एक ही नगर मिलता है जो विशेष रूप से याद रखना है आपको, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, यूपी से प्राप्त केवल एक स्थल आलमगीरपुर, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो मिला हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में केवल एक स्थल आलमगीरपुर जो मिला हिंडन नदी के किनारे, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना गया है। अब हम करते हैं लास्ट जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र में केवल एक ही स्थल प्राप्त होता है, दायमाबाद। दायमाबाद, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना गया है। सबसे दक्षिणी स्थल किसको माना गया है? दायमाबाद को। दायमाबाद महाराष्ट्र में मिलने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना गया है, और ये दायमाबाद परवरा नदी के किनारे मिला है। परवरा नदी के किनारे, ये परवरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी, परवरा गोदावरी की सहायक नदी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा, तो दायमाबाद। अगर ऑप्शन में गोदावरी मिले तो गोदावरी सही है, और परवरा मिले तो परवरा, क्योंकि जो परवरा है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तार। जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम एक डायग्राम के माध्यम से इन सभी को देखेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कृपया अपना सुझाव पेश करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ गोरिजा स्टडी.9 पे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।